नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। दिल्ली में जीवा मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली में जीवा मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें, यूपी सरकार का बयान आया है। जीवा की पत्नी अंतरिम संस्कार में शामिल हो सकती है। यूपी सरकार का कहना है कि उसकी पत्नी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती है। जीवा की पत्नी, यूपी सरकार ने कहा मैं कोई आपत्ति नहीं। गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी जीवा की पत्नी। सुप्रीम कोर्ट में जीवा मामले में कल सुनवाई है। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। जीवा की पत्नी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती है। यूपी सरकार का कहना है हमको कोई आपत्ति नहीं। यूपी सरकार ने कहा अंतिम संस्कार में शामिल हो। और सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का बयान आया है, जीवा की पत्नी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती है। गिरफ्तार से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी जीवा की पत्नी। तो सुप्रीम कोर्ट में जीवा मामले में कल सुनवाई है। और आपको बता दें, दिल्ली में जीवा मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है। सुनवाई चल रही थी जीवा मामले को लेकर। वो अंतिम संस्कार में जाने को बात कह रही थी। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट ने, यूपी सरकार ने कहा हमको कोई आपत्ति नहीं, अंतिम संस्कार में शामिल हो। जीवा की पत्नी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती हैं। तो यूपी सरकार ने कहा हमको कोई आपत्ति नहीं। गिरफ्तार से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी जीवा की पत्नी। तो जीवा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का बयान आया है। और सुप्रीम कोर्ट में कल याचिका को खारिज कर दिया था। जीवन की पत्नी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती हैं। जीवा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। अब बताया जा रहा है, यूपी सरकार का कहना है कि हमको कोई आपत्ति नहीं कि वो अंतिम संस्कार में शामिल हो। और गिरफ्तारी से बचने के लिए जीवा पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वहां पर सुनवाई की थी। इस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। स्वीटी, क्या कुछ अहम जानकारी? बताया जा रहा है कि जीवा की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, उनकी सुनवाई टल गई है, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा सकती हैं। यूपी की सरकार का कहना है हमको कोई आपत्ति नहीं, वो अंतिम संस्कार में शामिल हो। स्वीटी, सुनवाई टली नहीं है सुनील, सुनवाई हुई है और इस दौरान ये भी कहा गया है कि वो अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती है, क्योंकि साफ तौर पे अब कह दिया गया है। वकील की तरफ से ये कहा था कि अंतिम संस्कार में शामिल होने दो। वहीं अगर जीवा की पत्नी यानी कि पायल की बात की जाए, पायल महेश्वरी की बात की जाए, तो उनका कहना था कि मेरी गिरफ्तारी पर अभी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी भी हत्या उसी तरीके से हो सकती है जिस तरीके से उनके पति की हत्या हुई। बता दें, बीते दिन उनके पति की हत्या कोर्ट रूम में हुई थी और अंधाधुंध फायरिंग चल रही थी। इसमें 1.5 साल की एक बच्ची भी घायल हुई थी। अब ऐसे में ये जानकारी निकल के आ रही है कि सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से यानी अधिकारियों से कह दिया है कि इनको अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत यानी कि परमिशन दे दी जाए। अब ये देखना निकल के सामने आएगा कि क्या होगा, क्या वो अंतिम संस्कार में शामिल होती है, क्योंकि 2019 का एक मामला है जिसमें वो लगातार फरार चल रही है और पुलिस द्वारा ढूंढने की कोशिश भी की जा रही थी। अब उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। उन्होंने कहा है कि मुझे मेरे पति के अंतिम संस्कार में शामिल होने की परमिशन दी जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या इस परमिशन को मानता है या नहीं मानता है, क्योंकि एक कुख्यात बदमाश था संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, जिसके लिए कई वो चर्चाओं में था। 28 साल अपराध की दुनिया में उसको हो गए थे और ऐसे में बीते दिन कोर्ट रूम में उसकी हत्या कर दी गई। 4 से 5 गोलियां लगी है। अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, उसमें 4 से 5 गोली लगी, पीठ पे गोलियां लगी है। और बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट रात में आई थी और इसके बाद से ये खुलासा हुआ जब 4 से 5 गोलियां लगी थी। ऐसे में अंतिम संस्कार उनका आज होने वाला है, जिसके लिए परिवारजन, उनके रिश्तेदार अब उनके गाँव शामली में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की भी भीड़ है और पुलिस बल की भी काफी तैनाती है वहां पे। बिल्कुल, आपका कहना है कि आज अंतिम संस्कार शामली में किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बताया जा सकता है कि उनकी पत्नी वहां पर पहुंच सकती हैं, जिसको लेकर वहां पर तैयारियां हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सुटी,
कि जिस प्रकार से देखा जाए ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है, विपक्ष के निशाने पर आ रहा है। अब ये देखा जा रहा है कि विपक्ष है वो चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, लगातार इस मामले पर विपक्ष ये सवाल उठा रही है कि जो यूपी सरकार लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है वो लॉ एंड ऑर्डर यहां पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से लखनऊ कोर्ट में वारदात हुई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या यह कयास लगाए जाए, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि यूपी की सरकार कह रही है कि हमको कोई आपत्ति नहीं, वो अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती हैं, तो वहां पर सुरक्षा को देखते हुए किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि आप जिस प्रकार से बता रही हैं कि 2019 के एक मामले में वो संलिप्त थी, उन पर तमाम तरह की धाराएं लगी थी, उस पर काम हो रहा था, लेकिन अगर वो अंतिम संस्कार में वहां पर जाती हैं तो उनको किस प्रकार की छूट वहां पर दी जाएगी? क्या कुछ और कहना है यूपी सरकार का इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कोर्ट रूम जहाँ पे न्याय दिया जाता है, दिलाया जाता है लोगों को, और ऐसी जगह में दिन दहाड़े घुस के ये अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। और इसी संदर्भ में सुनील, आज लखनऊ बार एसोसिएशन की तरफ से ये ऐलान भी किया गया है कि कई वकील एक दिवसीय हड़ताल पर रहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर पुलिस के कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि आखिर कोर्ट रूम में जब कोई सुरक्षित नहीं है तो किस पे भरोसा किया जाए, किस तरीके से पुलिस पे भरोसा किया जाए, क्योंकि आपको वो दिन याद होगा जब अतीक और अशरफ की भी इसी तरीके से हत्या कर दी गई थी। और यहाँ पे अगर हम जीवा की हत्या की बात कर ली जाए तो वहां पे वकील के वेशभूषा में ही अपराधी आया था और अंधाधुंध फायरिंग की थी, और उस समय पत्रकार के रूप में वो तीनों बदमाश आए थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी। तो उस समय भी कई सवाल खड़े हो रहे थे, विपक्ष लगातार हमलावर होता है, इन सब ये सब जब घटनाएं निकल के सामने आती है। अखिलेश यादव का इस पे बयान निकल के सामने आया था कि आप ये देखिए कि हत्या, ये फायरिंग कहां और कब हुई है, यानी कि साफ तौर पे सवाल कहीं खड़े होते हैं सुनील। और ऐसे में अब प्रशांत का भी बयान निकल के सामने आया। प्रशांत कुमार का डीजी है वो उत्तर प्रदेश के, उनका साफ तौर पे कहना है कि अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, आज अंतिम संस्कार होंगे, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। शुक्रिया श्रुति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका। कोर्ट में हुए शूटआउट में गोली लगने से घायल हुई 1.5 साल की बच्ची से सीएम योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू पहुंचे और मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से बच्ची को अच्छे से अच्छा इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव उर्फ जीवा को बुधवार को लखनऊ कोर्ट परिसर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट परिसर में ही फायरिंग के दौरान एक बच्ची को गोली लगी थी। बच्ची का इलाज लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में चल रहा है। बच्ची के साथ ही उसकी भी मां घायल हुई थी। दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में जेल में बंद आप यानी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि 103 दिनों के बाद पति से उनकी मुलाकात हुई और इस दौरान उनकी बातें सुनने के लिए पुलिसकर्मी उनके कमरे के बाहर खड़े थे। ट्विटर पर एक संदेश में सीमा ने इस बात का जिक्र किया है कि कैसे पुलिसकर्मी उनके कमरे के बाहर खड़े थे ताकि उन दोनों पर नजर रख सकें और 7 घंटे लंबी मुलाकात के दौरान उनकी सारी बातें सुन सकें। सीमा ने राजनीति के साथ आने वाली चुनौतियों और बलिदानों के बारे में भी बात की और इसे गंदा खेल बताया। मनीष सिसोदिया से मिली है बीमार पत्नी सीमा। दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी और अब मुंबई में भी एक ऐसा ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल मुंबई के मीरा रोड इलाके की आकाश गंगा सोसाइटी में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्यारे ने सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े के कुकर में उबाल दिए। हालांकि अपनी एक गलती की वजह से वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने मौके से महिला के शव के कई टुकड़े बरामद कर लिए हैं। पुलिस का कहना है वह सोसाइटी में अपने एक दोस्त के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि महिला की गला रेत कर हत्या की गई है और बाद में उसके शव के कई टुकड़े किए गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है।
अमेरिका में कांग्रेस नेता के भारतीय लोकतंत्र पर दिए गए बयान को लेकर जयशंकर ने राहुल गांधी को घेरा है। उन्होंने कहा वो जब भी बाहर जाते हैं तो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर देश में लोकतंत्र नहीं होता तो हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि इसके साथ ही जयशंकर ने 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का दावा भी कर दिया है। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है। और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं। चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है, और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते हैं। और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। लखनऊ में रेप के बाद नाबालिग की हत्या, रेप के बाद 16 साल की लड़की की हत्या कर दी गई। खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं लखनऊ से। रेप के बाद नाबालिग की हत्या कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें, रेप के बाद 16 साल की लड़की की हत्या कर दी गई है। इंदिरा नगर में किशोरी की रेप के बाद हत्या कर दी गई। हत्या कर शव फंदे पर लटकाया गया। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं लखनऊ से। रेप के बाद नाबालिग की हत्या कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेप के बाद 16 साल की लड़की की हत्या कर दी गई है। पहले रेप किया गया, उसके बाद 16 साल की लड़की की हत्या कर दी गई। इंदिरा नगर में किशोरी का रेप के बाद हत्या की गई। ये लखनऊ के इंदिरा नगर की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, हत्या कर शव फंदे पर लटकाया गया है। पहले हत्या की गई और उसके बाद शव को फंदे पर लटकाया गया। पहले 16 साल की बच्ची के साथ रेप, हत्या, फिर उसका शव लटकाया गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया है। जी हां, आपको बता दें, पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो लखनऊ की पुलिस आरोपी को पकड़ने में जुट गई है। बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। लखनऊ में रेप के बाद 16 साल की लड़की की हत्या कर दी गई है। इंदिरा नगर में किशोरी की रेप के बाद हत्या। पहले लड़की के साथ 16 साल की बच्ची के साथ पहले रेप किया गया, फिर उसकी हत्या की गई, फिर उसके शव को फंदे से लटकाया गया। तो लखनऊ में रेप के बाद नाबालिग की हत्या की गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी मौके से फरार हो गया है। और इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियम, क्या कुछ अहम जानकारी? बहुत ही घिनौनी वारदात देखने को मिली है जिसमें एक 16 साल की बच्ची के साथ पहले रेप किया जाता है, फिर उसकी हत्या की जाती है, फिर शव को लटका दिया जाता है। आरोपी मौके से फरार हैं। क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है इस पूरी घटना पर? प्रियम। बिल्कुल, देखिए, एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम कह सकते हैं लखनऊ में ये दिया गया है, जिसमें एक 14 साल की नाबालिग बच्ची थी जिसके साथ में पहले रेप की बात कही जा रही है और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई और उसको फांसी के फंदे से लटका दिया गया। और ये पूरी घटना जो है वो आज सुबह 2 बजे के करीब की है। पिता ने हालांकि थाने में इसको लेकर तहरीर दी है और उस तहरीर के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हत्या और बलात्कार की धाराओं में 302 और 376 की धारा में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। जो शव है वो फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला है और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि पहले इस बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया और उसके बाद में उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। हथौड़ी से मारकर हत्या करने की बात जो है वो इस नाबालिग बच्ची के पिता ने पुलिस को तहरीर में बताई है कि हथौड़ी से मार मार के उस नाबालिग की जो मौत है वो कर दी गई है। पुलिस फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है, तलाश कर रही है, आरोपियों की तलाश जारी है और उसमें लगातार जो है वो टीमें जो है वो दबिश दे रही। शाहिद
नाम का जो ये शख्स है वो बताया जा रहा है। उसने जबरन पहले गाली गलौज की, फिर घर में रात में घुसकर आया और उसके बाद में इस तरीके से इस पूरी घटना को उसने अंजाम दिया है। फतहापुरवा तकरोही का ये रहने वाला जो है वो बताया जा रहा है शाहिद। 7 तारीख को सुबह लगभग 1:30 से 2 बजे के करीब की ये घटना है, यानी कि आज सुबह 1:30-2 बजे के करीब रात की ये घटना है जब इस वारदात को अंजाम दिया है। निर्मम तरीके से हत्या की जो बात है वो निकल के सामने आई है और उसमें कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि पुलिस इसमें किस तरीके से क्या कुछ पूरी कार्रवाई करती है। फिलहाल जो मुकदमा है वो इसमें दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इसमें आगे की छानबीन कर रही है। प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 14 साल की बच्ची के साथ ये दुष्कर्म किया गया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये शाहिद नाम का युवक था जिसने इसका साथ ही घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, क्या ये पहले से ही घर में आता जाता था, इनके जानकार में था शाहिद, या घर में वो किस प्रकार से घुसा, या कोई पहले से विवाद था, या लड़की से पहले संपर्क में था? ऐसी कोई जानकारी अगर आपके पास है तो आप हमको बताइए। साथ ही साथ मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं, क्या पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और लड़की के पिता का क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर? प्रियम, देखिए, इस घटना के बाद में लड़की के पिता का साफ तौर पर कहना है कि ये उससे कोई इसके ताल्लुकात नहीं थे। जबरन जो है ये घुसकर आया, कई बार इससे पहले भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन जब उसका विरोध किया गया तो उसके बाद उसने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया। हालांकि क्या कुछ पूरी इस घटना के पीछे की सच्चाई है वो जब जांच होगी तब निकल के चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल अभी जो है कह सकते हैं एक सनसनीखेज वारदात को ये अंजाम दिया है। शाहिद नाम का ये शख्स था जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। हथौड़ी से मार कर जो है वो मौत की घाट जो है वो उसने इस नाबालिग बच्ची को उतार दिया और उसके बाद में उसको फांसी के फंदे पर भी लटका दिया। और जब उस नाबालिग की मां ने उसको देखा तो उसके बाद जो पिता ने तहरीर दी उसमें लिखा हुआ है कि उसके बाद जो शाहिद है वो उसकी मां को देखकर वहां से फरार हो गया। फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से भी शाहिद जो है वो दूर है। लगातार पुलिस की जो टीम है वो छानबीन कर रही है, लगातार उसके जगह जगह पे दबिश देने की कोशिश की जा रही है, देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक काफ़ी हाई प्रोफाइल ये मामला कह सकते हैं कि एक बड़ी और सनसनीखेज वारदात लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके की है, जो कि पॉश एरिया माना जाता है, काफ़ी VIP एरिया है, और वहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिय हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो जिस प्रकार से देखा जाए लखनऊ में ये बहुत ही घिनौनी वारदात देखने को मिली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधे आपको ले चलते हैं रुड़की, जहां पर पुष्कर सिंह धामी सभा को संबोधित कर रहे हैं। भूमि पूजन का कार्यक्रम है। समय में रुड़की से दिल्ली जाना 2 घंटे का काम होगा, 2 घंटे से भी कम का समय लगेगा। ऐसी नहीं हो, 4 धाम के लिए जो यात्रा करने वाले हमारे भक्तगण होंगे, श्रद्धालु होंगे, वो सारे के सारे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग अपनी यात्रा रेल से करेंगे। ऐसी न्यू जो देहरादून का एयरपोर्ट है वो और जो है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन जाएगा। उन्होंने अपने अभी जिस दिन वंदे भारत एक्सप्रेस हम सबको दी, जिसका स्टॉपेज रुड़की भी है, हरिद्वार भी है, देहरादून से चलकर आने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, उस दिन उन्होंने 9 रत्नों की बात करी। और वो ऐसे 9 रत्न जो विकास के रत्न हैं, और उन 9 रत्नों के मिलने से निश्चित रूप से हम सब उत्तराखंड वासियों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भाइयों बहनों, ऐसी न्यू जिसमें हमारी सेना सशक्त और शक्तिशाली बन रही है, ऐसी न्यू जिसमें हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, ऐसी न्यू जिससे भारत के अंतिम व्यक्ति पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है, ऐसी न्यू जिसमें प्राचीन शिक्षा पद्धति आधुनिक शिक्षा पद्धति के समीक्षण से नई शिक्षा नीति का अनुसरण किया जा रहा है। हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इनके समय में ही नई शिक्षा नीति जब आप केंद्र में शिक्षा मंत्री थे उस समय आई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के गौरव को पुनः प्रशस्त करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया है। उसने देश की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज लोग जाति, क्षेत्र, पंथ, मजहब सबसे उठकर केवल और केवल अपना वोट विकास को समर्पित करते हैं, केवल और विकास को देते हैं। भाइयों बहनों, अगर कोई देश की आजादी के बाद अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसने 55 से लेकर 60 सालों तक शासन किया है।
और इन 55-60 सालों में भी एक ही पार्टी और एक ही परिवार का शासन रहा है। अगर हम इन 9 सालों से उन 65 सालों की तुलना करेंगे, 66 सालों की तुलना करेंगे, उन 60 सालों की तुलना करेंगे, तो ये 9 साल बहुत भारी पड़ने वाले हैं। 9 साल इतने भारी पड़ने वाले हैं कि कई गुना ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। आप देखिए, आज मोदी जी के समय में जो भी योजना बनाई जा रही है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अगर शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए तो हर वर्ग को दिए गए, उज्ज्वला गैस हर किसी को दिया गया, आयुष्मान भारत योजना चलाई गई जिसका लाभ आज हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम किया है। वो योजना भी किसी को ये देखकर नहीं दी जा रही है कि ये कोई किस मजहब का है, किस धर्म का है, किस पंथ का है, किस समुदाय का है, केवल और किस इसलिए दी जा रही है कि उसको उस योजना की आवश्यकता है, उसको सहायता की आवश्यकता है, उसको स्वास्थ्य में सहायता की आवश्यकता है, इसलिए योजना दी जा रही है। ये अगर इस प्रकार का अगर पक्षपात किया गया, तुष्टीकरण किया गया, तो केवल और केवल उन लोगों के समय में किया गया जिन्होंने आजादी के बाद सबसे लंबे कालखंड तक देश के अंदर शासन करने का काम किया है, लंबे समय तक जिन्होंने हुकूमत चलाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने इन सब से उठकर केवल गरीब कल्याण के लिए और अंतिम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, उसके लिए काम किया है। पहले केवल योजनाएं बनाई जाती थी, परंतु अब योजनाएं बनाई भी जाती है और उनको लागू भी किया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम सब लोग भी उनके मार्गदर्शन में, उनसे प्रेरणा लेकर ये हमने भी संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी किसी भी योजना का शिलान्यास करते हैं तो उसका लोकार्पण करते हैं, यानी कि जो योजना शुरू करते हैं उस योजना को पूरा करते हैं। उत्तराखंड के अंदर भी हमने तय किया है कि अगर हम कोई योजना शुरू करेंगे तो उस योजना का अगर शिलान्यास करेंगे तो निश्चित रूप से उस योजना का लोकार्पण भी करेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वही वैश्विक कूटनीति के मंच पर भारत अग्रणी देशों में गिना जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय में हमारे द्वारा, जो हमारी सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो कदम उठाए गए, यह इस बात को परिलक्षित करते हैं। अंत्योदय के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मंत्र हमारी पार्टी की मूल प्रेरणा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में हम सदियों से तिरस्कृत हो रहे जो हमारे तीर्थ क्षेत्र थे, उनको भी विकसित बनाने का काम हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।